सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। एचएसएससी 2026 के लिए जो है हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी और इसी के अंदर जो है आज हम 41 लेक्चर करने वाले हैं। इससे पहले मैं कंप्लीट 40 क्लास कंप्यूटर की दे चुका हूं, बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चा इस पूरी सीरीज को कंप्यूटर की देख लेगा इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला मेरे भाई, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन चला जाए तो चला जाए, बाकी 7 से 8 क्वेश्चन इस पूरी सीरीज से आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे आप बेसिक ले लेना, चाहे आप एडवांस ले लेना, इतना आसान और इतना सरल और इतना इजी और इतना एक ही जगह आपको नहीं मिलने वाला मेरे भाई, ठीक है। ये हो गई हमारे जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। और आज जो है हम जावा से इंपॉर्टेंट जो है क्या करने वाले हैं, टॉप 50 एमसीक्यू करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। इससे पहले जो है 40 लेक्चर में हमने क्या किया था, जावा की कंप्लीट थ्योरी देख ली थी मेरे भाई, ठीक है। जावा से जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी हो सकती थी, जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कंप्लीट थ्योरी मैंने डिस्कस की है क्लास नंबर 40 के अंदर मेरे भाई, ठीक है। उस टॉपिक को जरूर देख लेना, तभी आप ये क्वेश्चन जो है हल कर पाएंगे। मैं हमेशा से एक बात पर जोर देता आया हूं और हमेशा आप भी ये चीज याद रखना, यूट्यूब पर जो आप देखते हो ना टॉप 100 एमसीक्यू, टॉप 200 एमसीक्यू, टॉप 500 एमसीक्यू, मैराथन, और ये कब लगती हैं, ये आपके एग्जाम के नियर बाय लगती है मेरे भाई, ठीक है। ये चीजें आप इनके ऊपर सहारे नहीं रह सकते, इनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। ये करके आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन कभी भी गारंटी नहीं लेंगे कि मैं पूरा चैप्टर यहां से क्लियर करवा दूंगा। जब तक आप इस जावा की ये थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ना, जो हम यहां पर अभी 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले ना, ये दिल से निकाल देना कि ये 50 के 50 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगर आपने नहीं किया तो अभी इसी वीडियो के अंदर लगा के देख लेना चैलेंज। अगर आपने जावा की थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है ना, तो ये 50 क्वेश्चन लगा लेना खुद से और अपने आप से कहना, मैं नहीं कहता कमेंट में आपको बताना, आप अपने आप से कहना इन 50 क्वेश्चनों में से कितने आप कर पाए हैं मेरे भाई। और एक बार अगर आप ये थ्योरी देख लोगे ना, तो मैं यकीन मानता हूं कि जावा लैंग्वेज से कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि यही 50 क्वेश्चन मेरे भाई, जावा लैंग्वेज से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा ना, इस थ्योरी को देखने के बाद आपका वो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता मेरे भाई। ये मैं थोड़ा सा आपको ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, मैं सिर्फ आपको एक सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल बहुत सारी चीज़ें चली हुई है यूट्यूब के ऊपर। कैसी चीज़ें चली हुई है, एआई का जमाना आ गया है मेरे भाई, ठीक है। आजकल आपने भी देखा होगा एआई से जनरेटेड वीडियो बना के डाल दी जाती हैं और उन पर मिलियंस के व्यूज आते हैं मेरे भाई, ठीक है। एआई से जनरेटेड वीडियो और वॉइस जो है डालकर बना देते हैं 8, 10, 15, 20 मिनट की, या फिर कंपाइल करके पूरे बुक की जो है पीडीएफ वीडियो बना के डाल देते हैं 2-3 घंटे की मेरे भाई। उन पर लाखों मिलियंस जो है उसके अंदर व्यूज आते हैं। वो देखने में अच्छी लगती है, आपको पढ़ने में मजा आता है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन यकीन मानिएगा उसको जो है अंतिम पड़ाव आप मत मानिएगा, क्योंकि जो एआई है ना, वो एग्जैक्ट जो बुक के अंदर है ना, उसमें से काट छांट के जो है वो वीडियो बनाता है, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है, जो एक बुक का विस्तार है ना, बुक का विस्तार, एक बुक जो विस्तार से लिखी गई है, एआई कभी भी इसको विस्तार से जो है वीडियो नहीं बनाएगा, वो काट छांट के जो है एक वीडियो बना देगा मेरे भाई, ठीक है। वो व्यूज कमाने के लिए वो वीडियो होते हैं। यहाँ पे मैं ना तो किसी की बुराई कर रहा हूँ, ना अपनी अच्छाई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ। अगर आप एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, यहाँ पे स्पेशली मैं एचएसएससी के लिए भी नहीं बोल रहा, बहुत सारे बच्चे होंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो यकीन मान रहा जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना मेरे भाई, आज से पहले समय में लगा लो, आज के समय में लगा लो, या इन फ्यूचर के समय में लगा लो, आपका जो सिलेक्शन होगा ना मेरे भाई, वो बुक से ही आपका सिलेक्शन होगा मेरे भाई। बुक्स जो है बोरिंग जरूर हो सकती हैं, लेकिन यकीन मानिएगा यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी मेरे भाई, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी, और यही तरीका है आपके सिलेक्शन का। बाकी बातें तो आप कितनी कर लो, बातें कितनी सुन लो, आज के टाइम में खत्म नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, आपको जो है मेरा फर्ज बनता है, आप अगर आपसे मुझसे जुड़े हैं, वैसे तो ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़े, 50-60 ही बच्चे जुड़े हैं, और मेरे लिए बहुत मायने करते हैं। हर एक बच्चे की जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे, इसीलिए हर एक बच्चे की जो है मैं यहाँ पे क्लियरफाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी की बुक से ही चलना पड़ेगा। हाँ, बाद में आप लगा सकते हो एग्जाम के नियर बाय, आप जो है ये टॉप एमसीक्यू या फिर एआई वीडियो का सहारा ले सकते हो। वो चीज़ें आपकी जो मेहनत होगी ना पिछले 8-10 महीने की, उसको पॉलिश करने का काम करेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीज़ें क्लियर है, आई थिंक यहां तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब एक छोटी सी अपडेट और बता देता हूं एचएसएससी के बारे में, ठीक है। एचएसएससी के बारे में आप सभी जानते हैं 15 अप्रैल से क्या शुरू हो रहा है।
15 अप्रैल से आपका पीएमटी स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। अभी एचएसएससी के द्वारा जो है हिम्मत सर जो हैं उन्होंने जो है एक अपडेट दिया है मेरे भाई, छोटा सा अपडेट दिया है। उन्होंने क्या किया है भाई, उन्होंने जो है एक गूगल फॉर्म जो है लॉन्च किया है मेरे भाई, ठीक है। गूगल फॉर्म एक लॉन्च किया है। अब आपको 15 अप्रैल के रिगार्डिंग 15 अप्रैल के रिगार्डिंग पीएमटी या फिर पीएसटी, इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको समस्या है, कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं, तो यहां पर गूगल फॉर्म के ऊपर जाइएगा, अपना नाम लिखिएगा, जो भी डिटेल मांगे वो फिल करके अपनी समस्या या सुझाव डाल दीजिएगा। 15 अप्रैल से पहले जो है एचएसएससी के सर एक बार लाइव आएंगे ट्विटर के ऊपर, वहां पर जो है वो आपके सारे समाधान ले लेंगे। अगर कोई वैलिड होगा तो उसको जो है कर भी दिया जाएगा उसका निपटारा मेरे भाई, ठीक है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, और इस अपडेट का मतलब ये है कि 15 अप्रैल से ही आपके पीएमटी स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर बिल्कुल भी ढील मत देना भाई। कभी कोई बच्चा सोचे कि यार पोस्टपोन हो जाएगा, वो बाद की बात है, होगा नहीं होगा वो बाद की बातें हैं। अभी आप यही मान के चलो 15 अप्रैल से आपका जो है पीएमटी स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे आज के सेशन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं, जावा के टॉप 50 एमसीक्यू मेरे भाई, ठीक है। और बार बार बता चुका हूं, पीडीएफ जो है आपको कहां पर मिलेगी, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी भाई, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। जावा प्रोग्रामिंग भाषा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो काफी इजी क्वेश्चन है, कब हुई थी? 1991 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? जेम्स गोसलिंग के द्वारा की गई थी। जेम्स गोसलिंग के द्वारा की गई थी। और ये किसके अंदर काम करते थे? तो सन माइक्रोसिस्टम्स के अंदर जो है ये काम करते थे जेम्स गोसलिंग मेरे भाई, ठीक है। तो जावा प्रोग्रामिंग भाषा की शुरुआत जो है 1991 में की थी, जेम्स गोसलिंग के द्वारा ये किया गया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में क्या बोला गया? जावा का पुराना नाम क्या था? तो यकीन मानिएगा सारे क्वेश्चन वहीं से निकलेंगे अगर आपने थ्योरी सेक्शन देखा हो तो। सबसे पहले मैंने बताया था ग्रीन टॉक इसका नाम होता था मेरे भाई, ठीक है। चलिए ओक से शुरू करते हैं। ओक आपने देखा होगा भाई, जावा पहले जावा का नाम क्या होता था? जावा का नाम ओक होता था। अब वर्तमान में हम इस लैंग्वेज को किस नाम से जानते हैं? जावा के नाम से जानते हैं। बहुत कम बच्चों को पता होगा ओक से पहले इस जावा का क्या नाम होता था? ग्रीन टॉक इसका नाम होता था मेरे भाई, ठीक है। ग्रीन टॉक इसका नाम होता था। तीनों नाम आपको याद रखना है, कोई भी जो है आपसे पूछ सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या पूछा है? जावा का पूरा नाम क्या था? तो ग्रीन टॉक भी जावा का पुराना नाम होता था और ओक भी जो है पुराना नाम होता था। बस मैं यहां पर सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं। पहले नंबर पर इसका नाम ग्रीन टॉक होता था, उसके बाद इसका नाम चेंज करके ओक किया गया, और तीसरे नंबर पर इसका नाम चेंज करके जावा किया गया मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड में बोला गया जावा का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो जावा का मुख्य सिद्धांत यानी कि मेन प्रिंसिपल इसका पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर राइट वंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइट वंस रन एनीवेयर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी राइट वंस रन एनीवेयर। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई वोरा, WORA है ना। ये पूछ सकते हैं एचएसएससी के अंदर, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। बताइए फुल फॉर्म ऑफ WORA, या फिर कह देगा बताइए WORA का जो है मतलब क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा राइट वंस रन एनीवेयर। और इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा? इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा एक बार लिखो और कहीं पर जो है इसका इस्तेमाल करो। मतलब कि जावा की कोड को एक बार लिखना होगा, उसके बाद जो है आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है इसको चला सकते हो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 में बोला गया है जावा किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो जावा जो है लो लेवल की नहीं है, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जावा पूरी तरह से जो है किसके ऊपर आधारित है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर आधारित है, ठीक है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ये आधारित हो जाएगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 में बोला गया जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने पर वह किस में बदल जाता है? तो इसके ऊपर मैंने डिटेल से बताया था थ्योरी क्लास में, थोड़ा सा ध्यान देके बताया था, क्योंकि जावा और लैंग्वेज से अलग है। सी लैंग्वेज C++ लैंग्वेज से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सी और C++ लैंग्वेज में जो है डायरेक्ट जो उनका कोड होता है ना, वो डायरेक्ट जो है असेंबलर या फिर इंटरप्रेटर की मदद से जो है डायरेक्ट मशीन कोड में बदल जाता है। लेकिन जावा के अंदर नहीं होता। जावा के अंदर क्या होता है? जावा का जो मशीन कोड होता है वो डायरेक्ट मीडिएटर की वजह से जो है डायरेक्ट मशीन कोड में नहीं बदलता,
मशीन कोड में नहीं बदलता, तो ये किस में बदल जाता है, तो ये बाइट कोड में बदल जाता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने पर वह किस में बदल जाता है, बाइट कोड के अंदर जो है ये बदल जाता है मेरे भाई, ठीक है। जो किसी भी मशीन पर चल सकता है, मतलब कि ये जो जावा का कोड होता है ना, इसको कंपाइल करने पर ये किस में बदलता है, बाइट कोड में बदलता है। और ये जो बाइट कोड होता है ये किसी भी मशीन पर चल सकता है मेरे भाई, ठीक है। किसी भी मशीन पर चल सकता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 में क्या बोला गया, जावा बाइट कोड को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ये भी क्वेश्चन काफी इजी आपके लिए रहने वाला है। तो जावा बाइट कोड को चलाने के लिए जो है जेवीएम की जो है आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेवीएम की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, जावा वर्चुअल मशीन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है मेरे भाई, ठीक है। तो जावा बाइट कोड जो है इसको चलाने के लिए जेवीएम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 7 में क्या बोला गया, जावा में कुल कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। तो थ्योरी में आपने देखा होगा, मैंने दोनों बताए थे। जावा के जो है 2 डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है और एक जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने थे, मैंने एक एक करके सब भी बताए थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 प्रकार के जो है, यानी कि 8 प्रकार के जो है डेटा प्रिमिटिव होते हैं जावा के अंदर। कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा बता देता हूं। बुलियन होता है मेरे भाई, और कौन सा होता है, बाइट होता है, और कौन सा होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, और क्या होता है भाई, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और कौन सा रह गया भाई, डबल के बाद और कौन सा रह गया, बुलियन हो गया, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर रह गया मेरे भाई, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। जावा में बुलियन डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो जो जावा में बुलियन डेटा टाइप होता है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कोई वैल्यू न दी जाए, मतलब कि अगर कोई भी वैल्यू ना दी जाए ना बुलियन के अंदर, तो बुलियन अपने आप जो है फॉल्स मानता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 में बोला गया है, जावा में कैर डेटा टाइप कितने बाइट का स्थान लेता है। तो जावा में जो कैर डेटा टाइप है कितने बाइट का स्थान लेता है, तो 2 बाइट का स्थान लेता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, इनमें से कौन सा नॉन प्रिमिटिव जो है डेटा टाइप है। तो ऊपर 8 प्रकार के जो है हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप देख लिए, उनको आपको जरूर याद रखना है। क्यों याद रखना है, तभी आप जो है बता पाएंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से, लिख के बता देता हूं, 1 सेकेंड। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सा है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन क्या देगा, यहां पे जैसे 4 ऑप्शन दे दिया है। इंट क्या है, इंट तो अभी हम देख के आए हैं, ये क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। फ्लोट भी अभी हम देख के आए हैं, तो फ्लोट कौन सा है, फ्लोट भी जो है आपका कौन सा हो जाएगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप हो जाएगा। स्ट्रिंग हमने नहीं देखा, देखो यहाँ पे कहाँ पे स्ट्रिंग है, अभी मैंने लिखा था ना, ये देखो, बुलियन है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, कैर है। स्ट्रिंग नहीं है ना, आंसर मिल गया। तो स्ट्रिंग जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रिंग क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो जाएगा, इसीलिए 8 के 8 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। 11 में बोला गया, जावा में नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो जावा में नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो है न्यू कीवर्ड का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का मेरे भाई, ठीक है। न्यू कीवर्ड ही जो होती है जो मेमोरी एलोकेट करती है और नया ऑब्जेक्ट बनता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, क्लास किस प्रकार की एंटिटी है। तो क्लास किस प्रकार की एंटिटी हो जाएगी, लॉजिकल एंटिटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 12 हो गया ना, ठीक है। 13 पर चलते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, जब एक क्लास दूसरी क्लास के गुणों को अपनाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब एक क्लास दूसरी क्लास के गुण को अपनाती है इसको इनहेरिटेंस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विरासत की तरह गुणों को लेना इनहेरिटेंस कहलाता है मेरे भाई, सीधी सी बात है। जब हम अपने माता पिता के गुण लेते हैं ना तो उन्हीं को जो है इनहेरिटेंस बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 में बोला गया इनहेरिटेंस के लिए जावा में किस शब्द का प्रयोग होता है। तो इनहेरिटेंस के लिए जावा में जो है किस शब्द यानी कि कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्सटेंड, जो है ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चाइल्ड क्लास हमेशा पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करती है, याद रखना मेरी बात। ठीक है, चाइल्ड क्लास क्या करती है, हमेशा पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करती है, मतलब कि वहां से गुण लेती है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 में क्या बोला गया है, 15 के अंदर बोला गया है जावा किस प्रकार के इनहेरिटेंस को क्लास के माध्यम से सपोर्ट नहीं करती है। तो जावा जो लैंग्वेज है ये किस प्रकार के इनहेरिटेंस को क्लास के माध्यम से सपोर्ट नहीं करती है। तो किसके माध्यम से सपोर्ट नहीं करती है, मल्टीपल आ जाएगा, मल्टी लेवल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक चाइल्ड के 2 क्लास पेरेंट नहीं हो सकते क्योंकि डायमंड प्रॉब्लम होती है मेरे भाई। अगर आपने थ्योरी क्लास पढ़ी होगी ना तो वहां पर इजीली मैंने जो है बिल्कुल आसान भाषा में वहां पर समझाया था मेरे भाई। ठीक है, तो डायमंड प्रॉब्लम होती है वहां पर, मल्टीपल मल्टी लेवल सारी कुछ मैंने वहां पे बताई है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में बोला गया है जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस किसके जरिए प्राप्त किया जाता है। तो जावा में मल्टीपल जो इनहेरिटेंस है ये किसके द्वारा जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इंटरफेस के द्वारा जो है ये प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंटरफेस के जरिए जो है एक से ज्यादा पेरेंट के गुण ले सकता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में बोला गया है इंटरफेस को लागू करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग होता है। तो इंटरफेस को लागू करने के लिए इंप्लीमेंट कीवर्ड का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्लास के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहां पे लिख देता हूं क्लास, यहां पे क्या लिख देता हूं इंटरफेस। क्लास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एक्सटेंड का, अभी ऊपर देख के आए थे ना। और इंटरफेस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इंटरफेस के लिए इंप्लीमेंट का, IMPLEMENTS। ठीक है, दोनों याद रखना, दोनों पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। 18 में बोला गया है डेटा और कोड को एक सिंगल यूनिट कैप्सूल में बांधना क्या कहलाता है, एनकैप्सुलेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आ गया। इस एनकैप्सुलेशन को जो है एब्स्ट्रैक्शन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इन सभी को जो है हम सी में भी पढ़ा था, C++ में भी पढ़ा था और जो है जावा में भी पढ़ रहे हैं और आई होप आगे कोई लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें ही पढ़ना पड़ेगा। ये सारे एक समान होते हैं मेरे भाई, एक बार आप पढ़ लोगे तो बार बार यही चीजें आएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का मेरे भाई। ठीक है, आसान भाषा में कहूं तो ये क्या करता है, एनकैप्सुलेशन डेटा को सुरक्षित रखने के लिए जो है सभी को एक यूनिट में जो है लपेट देता है, ये एनकैप्सुलेशन कहलाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में बोला गया है गैर जरूरी विवरणों को छिपाकर केवल आवश्यक जानकारी दिखाना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो कार का इंजन कैसे काम करता है, छिपाना और केवल स्टीयरिंग दिखाना, यही तो है एब्स्ट्रैक्शन मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। 20 में बोला गया है एक ही नाम के मेथड को अलग अलग व्यवहार करना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा, यानी कि एक नाम अनेक काम मेरे भाई, सिंपल सी चीज है। ठीक है ना, ये हम पहले भी देख चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का। पोली का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब क्या होता है, अनेक। मॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, रूप। ठीक है, अनेक रूप मेरे भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक ही मेथड का अलग अलग व्यवहार करना क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है मेरे भाई कहलाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। 21 में बोला गया जावा में मेन मेथड को कैसे लिखा जाता है। तो जावा में मेन मेथड को कैसे लिखा जाता है, पब्लिक, स्टैटिक वॉइड, मेंस, स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। 22 में क्या बोला गया, जेम्स गोसलिंग ने जावा का सबसे पहले नाम क्या रखा था। तो ग्रीन टॉक रखा था, अभी ऊपर बता के आया हूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ग्रीन टॉक के बाद क्या नाम रखा, ओक नाम रखा, ओक के बाद क्या नाम रखा, जावा रखा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं।
23 में बोला गया जावा में किसी क्लास को इनहेरिट करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। अभी ऊपर देख के आए एक्सटेंड कीवर्ड का जो है प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। 24 में बोला गया है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का सही क्रम क्या है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का जो है सही क्रम क्या हो जाएगा, इसका सही क्रम हो जाएगा दादा पिता और बेटा, जो है इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसमें एक क्लास दूसरी को और दूसरी क्लास जो है तीसरी को इनहेरिट करती है, तो ये जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 था ना, ठीक है। 25 पे आ जाएंगे। 25 में बोला गया है जावा में डबल डेटा टाइप कितने बाइट का होता है। तो जावा में डबल डेटा टाइप जो है 8 बाइट का होता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में बोला गया है जावा बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट क्लास है, ठीक है। डॉट क्लास क्या है, एक्सटेंशन है मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जावा बाइट कोड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट क्लास होता है मेरे भाई, हमेशा याद रखना ये चीज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट के कई चाइल्ड हो सकते, कई चाइल्ड क्लास हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का मेरे भाई, ठीक है। एक पेरेंट के कई चाइल्ड क्लास हो सकते हैं, जैसे कि एक पिता के 3 बेटे मेरे भाई, ठीक है। जैसे कि ये पिता है, इसके 3 बेटे हैं, ठीक है। यहां पर एक बेटा हो गया, यहां पे 2 बेटा हो गया और यहां पर 3 बेटे हो गए मेरे भाई, ठीक है। यहां पर ये बेटा और ये बेटा, ये क्या कहलाता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। तो एक पेरेंट के कई चाइल्ड जो है यहां पर हो सकते हैं मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया, जावा में डिफॉल्ट वैल्यू शून्य किसकी होती है। तो जावा में डिफॉल्ट वैल्यू जो शून्य होती है ये किसकी होती है, तो ये इंट की होती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है मेरे भाई, ठीक है। और जबकि बुलियन की कितनी होती है, बुलियन की भी याद रखना, बुलियन की कितनी होती है, बुलियन की फॉल्स होती है मेरे भाई, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखना और थ्योरी के अंदर ये चीज बताई भी है मैंने भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है। तो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए बोला जाता है जेवीएम और बाइट कोड के कारण मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जावा के कोड को जो है पहले किस में बदला जाता है, बाइट कोड में बदला जाता है। और वो बाइट कोड जो है किसके कारण बदलता है, जेवीएम, यानी कि क्या थी इसकी फुल फॉर्म, वर्चुअल मशीन हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। बाइट कोड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जेवीएम की मदद से जो है चलाया जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस किसका मिश्रण है। तो हाइब्रिड जो इनहेरिटेंस है ये किसका मिश्रण हो जाएगा, तो ये 2 या 2 से अधिक इनहेरिटेंस का जो है मेल हो जाएगा, केवल सिंगल मल्टीपल नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक इनहेरिटेंस का मेल, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 2 अलग प्रकार के इनहेरिटेंस को एक साथ इस्तेमाल करें, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 2 या 2 से अधिक इनहेरिटेंस का मेल जो है क्या कहलाता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है ये कहलाता है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाएंगे। 31 में बोला गया है जावा में स्ट्रिंग क्या है। तो जावा में स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, जावा में जो है स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो जाएगा, यानी कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। 8 हमने जो है प्रिमिटिव देखे थे, उनके बाद जो भी रह गया वो सारा आपका जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। 32 में बोला गया जावा में फाइनल कीवर्ड का प्रयोग क्लास के साथ क्यों होता है। तो जावा में जो फाइनल कीवर्ड का प्रयोग है वो क्लास के साथ क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है क्लास को इनहेरिट होने से रोकने के लिए, ठीक है। तो कहां पर गया, क्लास को इनहेरिट होने से रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। फाइनल क्लास का कोई भी चाइल्ड क्लास नहीं बन सकता, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। जो फाइनल क्लास होती है ना, यहां पे क्या बोल रहा है, जावा में फाइनल क्लास, फाइनल कीवर्ड का प्रयोग क्लास के साथ क्यों नहीं होता है, क्योंकि फाइनल क्लास का कोई भी चाइल्ड क्लास नहीं बन सकता, सिंपल सी चीज है, ये चीज को रट्टा मार के पी लेना मेरे भाई, ठीक है। फाइनल क्लास का कोई भी चाइल्ड क्लास नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं।
33 में बोला गया है JDK का पूर्ण रूप क्या है? तो JDK का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? जावा डेवलपमेंट किट जो है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, JDK का मतलब क्या है? जावा डेवलपमेंट किट हो जाएगा और इसमें जावा प्रोग्राम लिखने और चलाने के सभी टूल्स होते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये JDK का काम क्या करता है? इसके अंदर सभी टूल होते हैं जो जावा को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में क्या बोला गया है? 34 के अंदर बोला गया है जावा किस वर्ष में आधिकारिक रूप से रिलीज हुई थी? तो जावा आधिकारिक रूप से वैसे तो 1991 में आई थी ये, लेकिन ऑफिशियली कब ये रिलीज हुई थी? तो ऑफिशियली 1995 में हुई थी मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। तो याद रखना शुरुआत इसकी कब हुई थी? शुरुआत 1991 में हुई थी। शुरुआत 1991 में हुई थी, लेकिन ऑफिशियल की अगर बात करेगा तो ऑफिशियल आपको याद रखना 1995 में जो है ऑफिशियल रिलीज किया गया था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। 35 में बोला गया इनमें से कौन सा जावा का डिसएडवांटेज नुकसान है? तो हमने जो है थ्योरी सेक्शन देखा था, उसके अंदर जो है एडवांटेज भी देखे थे जावा के और डिसएडवांटेज भी देखे थे मेरे भाई। तो डिसएडवांटेज क्या देखा था? सिक्योरिटी, तो बिल्कुल सही बात है, सिक्योरिटी तो डिसएडवांटेज नहीं हो सकता। धीमी गति बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो जावा का जो डिसएडवांटेज है ना वो क्या है? स्लो परफॉर्मेंस जो है इसकी डिसएडवांटेज हो जाएगा। पोर्टेबिलिटी, बहुउपयोगिता, ये क्या है? एडवांटेज है मेरे भाई। ठीक है, ये भी एडवांटेज हो जाएगा और ये भी एडवांटेज हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। 36 में बोला गया है जावा में फ्लोट वैल्यू के अंत में क्या लिखना अनिवार्य है? एफ लिखना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने लिखा फ्लोट, क्या लिखा? फ्लोट का मतलब क्या होता है? दशमलव संख्या होती है ना फ्लोट का मतलब, ये तो पता होगा, इतनी बार से हम 3-4 लैंग्वेज हम कर चुके हैं, आई होप ये तो पता होगा। फ्लोट लिखने का मतलब है कि हम कोई दशमलव संख्या यहां पर देने वाले हैं, जैसे कि x इक्वल कितना लिखेंगे? 5.5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना पड़ेगा? इसके आगे हमें f लगाना पड़ेगा, तब जो है ये बिल्कुल सही होएगा मेरे भाई। ठीक है, ये क्या लिख रखा है? फ्लोट वैल्यू के अंत में क्या लिखना अनिवार्य है? फ्लोट वैल्यू के अंत में, ये वैल्यू है, इसके अंत में f लिखना अनिवार्य है। ये चीज आप याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। 37 में बोला गया ऑब्जेक्ट क्लास जावा में क्या कहलाती है? तो ऑब्जेक्ट क्लास जावा में सभी क्लासेस की पेरेंट क्लास कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में बोला गया है जावा में गार्बेज कलेक्शन को क्या कहा जाता है? जावा में गार्बेज कलेक्शन का क्या काम है? तो इसका काम होता है बेकार मेमोरी को मुक्त करना। ठीक है, अनयूज्ड मेमोरी को जो है मुक्त करना मेरे भाई। ठीक है, अपने आप ऑब्जेक्ट की मेमोरी खाली कर देता है जिसकी जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, गार्बेज कलेक्शन का यही काम होता है जावा के अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। 39 में बोला गया डायमंड प्रॉब्लम किस इनहेरिटेंस से संबंधित है? अभी ऊपर देख के आए किससे संबंधित है? मल्टीपल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 में बोला गया है जावा में कंस्ट्रक्टर का नाम किसके समान होना चाहिए? तो जावा में कंस्ट्रक्टर का नाम जो है किसके समान होना चाहिए? ऑप्शन नंबर जो है बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लास के नाम के समान होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम जैसा ही होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला गया? JRE का क्या अर्थ है? तो JRE का तो है जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? जावा रन टाइम एनवायरमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी यहां पर हो जाएगा, जावा रन टाइम एनवायरमेंट हो जाएगा। फुल फॉर्म जरूर याद रखना, SSSC बहुत सारी फुल फॉर्म पूछती है मेरे भाई। ठीक है, तो जावा के अंदर JRE है, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? जावा रन टाइम एनवायरमेंट हो जाएगा। 42 को देख लेते हैं। 42 में बोला गया है जावा में एरे का इंडेक्स कहां से शुरू होता है? तो एरे का भी बहुत तरीके से हम देख चुके हैं भाई। ठीक है, एरे को भी हम रट चुका हूं, एरे की डेफिनेशन आपको बता चुका हूं। ये है इंडेक्स, ये क्या है? ये पहला इंडेक्स है, ये दूसरा इंडेक्स है, ये तीसरा इंडेक्स है, ये चौथा इंडेक्स है। लेकिन इंडेक्स शुरू कहां से होता है? हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब अगर आपसे पूछेगा इस टेबल के अंदर बताइए भाई पहला मतलब जो पहला इंडेक्स है वो कहां पर है, तो आप ये बताइएगा 1 के अंदर लिखा गया, नहीं 0 के ऊपर है पहला इंडेक्स, और ये अंतिम इंडेक्स किसके ऊपर है? 3 के ऊपर है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना एरे का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर अंतर्गत बोला गया है केस सेंसिटिव भाषा का क्या अर्थ है? तो केस सेंसिटिव भाषा का अर्थ यही होता है भाई जो लिखा गया है ना उसका वही अर्थ है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है
ए और ए को अलग अलग मानना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव इसका मतलब हो जाएगा, यानी कि इस ए का कुछ अलग मतलब है और इस के का कुछ अलग मतलब है, यही केस सेंसिटिव जो है कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। 44 में क्या बोला गया? इनमें से कौन सा जावा का सुरक्षा फीचर है? तो जावा का सुरक्षा फीचर जो है कौन सा हो जाएगा? नो पॉइंटर हो जाएगा, बाइट कोड हो जाएगा, सैंडबॉक्स हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। 45 में बोला गया जावा में लॉन्ग डेटा टाइप कितने बाइट का होता है? ऊपर देख के आए 8 जो है बाइट का ये होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 में बोला गया एनकैप्सुलेशन को लागू करने के लिए वेरिएबल को क्या बनाया जाता है? प्राइवेट बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उसे प्राइवेट रखा जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या बोला गया? जावा का विकास किस कंपनी ने किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहले ही क्वेश्चन में ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 में बोला गया है जावा प्रोग्राम का सोर्स कोड किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है? डॉट जावा के एक्सटेंशन के साथ ये सेव होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। 49 में क्या बोला गया? एब्स्ट्रैक्शन को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो एब्स्ट्रैक्शन को प्राप्त करने के लिए जो है एब्स्ट्रैक्शन क्लास का भी प्रयोग होता है, इंटरफेस का भी प्रयोग होता है। ए और बी जो है दोनों हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 49 के मेरे भाई। आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। इंटरफेस के सभी मेथड डिफॉल्ट रूप से क्या होते हैं? तो इंटरफेस के सभी मेथड जो है डिफॉल्ट रूप से क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इंटरफेस में सिर्फ बताया जाता है क्या करना है, कैसे करना है, यह क्लास तय करती है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, इसके आंसर भी नहीं लिखे, चलिए कोई बात नहीं, आंसर बिना दे चल जाएगा क्या? चलिए आप मेरे को बताइएगा कि इसके आंसर मैं लिख के दूं या फिर ना लिख के दूं। वैसे जो मैंने ऊपर आंसर बताए हैं ना, बिल्कुल सारे करेक्ट आंसर हैं, ऐसे ही आपको नीचे मिलने वाले हैं। ठीक है, ये इसका एक फायदा होगा कि आगे से आपको जो है खुद से प्रैक्टिस इसके अंदर करके देख सकते हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बोलोगे तो थोड़ी सी मेहनत 5-10 मिनट मेरी फालतू लगेगी। फाइल को एडिट करके दोबारा से इसके अंदर जो है मैं आंसर डाल दूंगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अगर किसी को भाई को चाहिए हो कि भाई नहीं आंसर भी मुझे चाहिए तो बता देना भाई कमेंट सेक्शन में, आंसर आपको लिख के दे दूंगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यहां पर हमारा जो है जावा कंप्लीट होता है मेरे भाई। ठीक है, यहां पर हमारा जो है जावा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अब हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है, एक टॉपिक बचा है मेरे भाई। ठीक है, लास्ट टॉपिक हम करने वाले हैं हमारी कंप्यूटर सीरीज के लिए मेरे भाई। ठीक है, जिसका नाम क्या होने वाला है? जिसका नाम पाइथन है, क्योंकि यहां से मैंने नोटिस किया है एचएसएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है पाइथन से मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इसकी कंप्लीट थ्योरी प्लस इसके 50 एमसीक्यू, ये हम नेक्स्ट वीक करेंगे सैटरडे और संडे को। और यकीन मानिएगा उसके नेक्स्ट वीक हमारा क्या शुरू हो जाएगा? उसके नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट सब्जेक्ट जो है साइंस स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऐसे हम तैयारी करते रहेंगे, डोंट वरी। आपके एग्जाम से पहले, रिटन एग्जाम से पहले मैं पूरा सिलेबस जो है करवा दूंगा, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था। और उसके बाद जो है हमारी जो है सिर्फ प्रैक्टिस स्टार्ट होगी मेरे भाई। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, सिर्फ हम अपना पॉलिश करने का काम करेंगे, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से हम 60 मार्क्स स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, इसके लिए मैं क्या क्या करवा चुका हूं? इसके लिए मैं हरियाणा जीके करवा चुका हूं। कितनी शिफ्ट करवा चुका हूं हरियाणा जीके की? पता है ना, हरियाणा जीके की टोटल 142 शिफ्ट करवा चुका हूं मेरे भाई। ठीक है, कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर भी हमारा लगभग मान के चलो खत्म हो गया। कितनी क्लासेस करा दी? 43 क्लासेस करा दी। ठीक है, और मैंने क्या करवाया भाई? एग्रीकल्चर मैंने करवा दिया। एग्रीकल्चर मैंने कंप्लीट करवाया है। कितनी वीडियो में करवाया? 27 लेक्चर के अंदर जो है मैंने इसको कंप्लीट करवाया है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारी सीरीज है जो मैंने कंप्लीट करवाई है। तो कंप्लीट आपको देखना है, अगर 60 मार्क्स अपने पक्के करना चाहते हैं ना एचएसएससी 2026 में, तो सारी प्लेलिस्ट आपको देखनी पड़ेगी, अंत तक देखनी पड़ेगी। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के नजरिए से मेरे भाई। ठीक है, तो बस मेरी मोटिवेशन के लिए आपको इतना करना है, वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो। यही मेरे मोटिवेशन का काम करता है, ताकि मैं आपको डिटेल से और अच्छा कंटेंट यहां पर आपके लिए एक ही जगह लाकर दे सकूं मेरे भाई। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। और जो इसकी पीडीएफ है उसके लिए आप किसको ज्वाइन कर लो? उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहीं पर सारी पीडीएफ आपको जो है दे दी जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो जो भी आपका डाउट, कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।